नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनिल देशमुख को बचाने के चक्कर में खुद फंसे पवार, बोले 5 से 15 फरवरी तक थे देशमुख बीमार। बीजेपी ने वीडियो जारी कर खोली पोल। संसद में गरमाया महाराष्ट्र के वसूली गैंग का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, देश देख रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री करवा रहे हैं वसूली। असम का चुनावी पारा चरम पर पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस आएगी तो घुसपैठिए लाएगी। गोवा निकाय चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम। म्युनिसिपल इलेक्शन में 3/4 सीटों पर बढ़त। कोरोना के खिलाफ भारत में महाभारत का 1 साल पूरा। 22 मार्च को ही लगा था जनता कर्फ्यू। जंग जारी है पर सतर्कता जरूरी है। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर। अनिल देशमुख को बचाते बचाते एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने ही बयानों में घिर गए। दरअसल आज एक बार फिर पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने फिर से साफ कर दिया कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जैसे ही पवार ने अनिल देशमुख के 5 से 15 फरवरी अस्पताल में होने की दलील दी, वैसे ही भाजपा एक्शन में आ गई। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों पवार देशमुख को बचाने की दलीलें दे रहे हैं? देखिए, वो इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी के एक लीडर हैं, और वो इसलिए भी बचा रहे हैं कि जो अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिले हैं, इस केस के अंदर शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी, ये सब लोग एक मत के नहीं हैं। इन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। लोग एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में हैं। शिवसेना अब तक इस सारा मलबा जो है वो अपने माथे पे ले ली। ये सारा गड़बड़ी का जो ठीकरा जो शिवसेना के ऊपर फूट रहा था, तो फिर अचानक से जब गृह मंत्री का नाम आता है तो इसमें शिवसेना को लगता है कि भाई सब लोगों के ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वसूली तो होती थी, लेकिन ये अकेला थोड़ी शिवसेना ही खा जाया करती थी। तो ये उसको बचाने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं इसका दाग जो है उनके ऊपर ना पड़े। लेकिन दिक्कत क्या है? आप कल बोल रहे थे कि बहुत सीरियस मैटर है। शरद पवार ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा बहुत सीरियस मैटर है। आज जो कह रहे हैं कि नहीं कोई सीरियस मैटर नहीं है। परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं, इसका कोई दलील नहीं है। उनको हटाया गया, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, इसके बारे में शरद पवार को बताना चाहिए। पिछले 24 घंटों में यही हुआ कि आपस में जो अघाड़ी सरकार की जो अलग अलग जो उसके जो लीडर्स हैं, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है। इन लोगों को लगता है कि किसी तरीके से अपनी जान बचा ली जाए और दूसरा कोई फंस जाए, और यही उधेड़ बूंद में शरद पवार फंसे हुए हैं। अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर शुरू हुआ विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। आज संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर विवाद हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मसले को उठाया और कहा कि वहां के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है। डॉक्टर साहब, बीजेपी के सांसद उद्धव ठाकरे का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि ये उसका धर्म है, क्योंकि वहां पर विपक्षी पार्टी है। और जिस तरीके से ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जिसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी विपक्ष यही काम करता। लेकिन यहाँ कुछ और भी मसला फंस रहा है। मसला ये फंस रहा है कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो बम रखने की हो, चाहे मनसुख की हत्या का मसला हो, चाहे वो उगाही वसूली गैंग का मसला हो, ये मालूम चल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ही ये सारा काम कर रही है। गृह मंत्री कर रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, तो कमिश्नर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये आप समझिए कि एक सरकार किस हिसाब से चल रही है। ये सरकार कानून के हिसाब से नहीं चल रही, बल्कि वहाँ पे ये जनता को लूटने खसोटने के लिए ये लोग सरकार वहाँ पे चला रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष का ये दायित्व हो जाता है। अगर विपक्ष चुप बैठेगी
तो जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी? कि जब इस तरह की बातें जब सामने आ रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सरकार अभी तक बनी हुई है। किसी भी, अगर ये कोई भी मजबूत सरकार केंद्र के अंदर होती या फिर महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष मजबूत होता, तो ये दिन के उजाले की तरह सामने आया हुआ स्कैंडल जिसमें गृह मंत्री फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री का नाम घसीटा जा रहा है, पुलिस कमिश्नर फंसा हुआ है, चहेते पुलिस अधिकारी सब फंसे हुए हैं, इस सरकार को तो एक दिन भी कोई मॉरल राइट नहीं है कि महाराष्ट्र में ये सरकार चला सके। तो इसलिए डिमांड बिल्कुल जायज़ है। आगे बढ़ते हैं। चुनावी राज्य असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस आने का मतलब अशांति आना। 10 साल तक कांग्रेस का शासन था, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिन तक कर्फ्यू था, आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच नाच रहे थे। 5 साल पहले बीजेपी सरकार आई, उसके बाद से असम में शांति है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अमित शाह बयान दे रहे हैं, क्या असम में भाजपा को जीत हासिल हो सकेगी? देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अधिकार है कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। दरअसल इस बार असम के अंदर कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी, वहाँ बदरुद्दीन साहब की एक पार्टी है, वो बेसिकली एक मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ अलायंस बना करके वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और उसके दो अच्छे पॉपुलर लीडर्स भी हैं, लेकिन कई सारे इलाकों में ये जो वोट का जो समीकरण है, जिस तरीके से पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि असम के अंदर बहुत सारे इलाकों में जो बांग्लादेशी जो इलीगल लोग आए हुए हैं, उनका इलेक्शन वोटर का आई कार्ड में चला आया है, ये लोग बिल्कुल गलत तरीके से भारतीय नागरिक बन चुके हैं। तो उन इलाकों में, कई सारे इलाकों में ये जो समीकरण है, जो वोट परसेंटेज है, वो डिसएडवांटेज पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे में जो अमित शाह की जो स्ट्रेटजी है, वो लगातार 3-4 बातें कह रहे हैं कि दंगा फ्री बनाएंगे। दंगा इस बार हुआ नहीं पिछले 5 साल में। ये कह रहे भाई घुसपैठियों को भगाएंगे। तो घुसपैठी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो वहाँ के असम के मूल निवासी हैं, वो इस बात को वो कई सालों से ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि बाहर के आए हुए लोग, खास करके बांग्लादेशी मुसलमान, ये लोग असम के अंदर आकर के वहाँ की डेमोग्राफी को इन लोगों ने चेंज कर दिया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआरसी वहाँ पे लागू किया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान रहा है कि हम सीए लेकर के आएंगे, हम एनआरसी लेकर के आएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अटेम्प्ट बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री वो गमछा लगा कर चल रहे हैं असम की, तो वो असम की आइडेंटिटी और वहाँ पर जो घुसपैठियों का जो प्रॉब्लम है, इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, इन मुद्दों को उठा करके चुनाव जीतना चाहती है। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आज की चौथी बड़ी खबर गोवा से आ रही है। पूरे देश में चुनावी सरगर्मियों के बीच गोवा से भाजपा पर जनता का विश्वास देखने को मिल रहा है। दरअसल गोवा निकाय चुनावों में भाजपा ने भारी बढ़त दर्ज कराई है। 30 में से 25 से ज्यादा सीटों पर जनता ने भाजपा को जीत दिलाई है। डॉक्टर साहब, गोवा के इन आंकड़ों से क्या भाजपा को अन्य राज्यों में जीत हासिल हो सकती है? देखिए, ये लोकल चुनाव हमेशा लोकल होते हैं, इसका कोई ज़्यादा कोई दूर दूर तक असर नहीं होता। जैसे आप गुजरात में रिजल्ट आया तो सूरत शहर में आम आदमी पार्टी 30-40 सीट जीतने में कामयाब हो गई। अब वैसे तो मीडिया वालों ने दिखा दिया कि भाई वहाँ पे नंबर 2 हो गई, नंबर 2 हो गई। 8000 सीट थे, 6000 बीजेपी जीती, 1700-1800 के आसपास कांग्रेस पार्टी जीती। ये आम आदमी पार्टी 40-42 सीट जीत के आई, लेकिन बवाल उस तरह से मच गया। दरअसल होता क्या है कि जितने भी लोकल इलेक्शंस होते हैं उसका इम्पैक्ट लोकल ही होता है। लेकिन ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरीके से 5-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और विपक्ष की तरफ से लगातार महंगाई के मुद्दे को, गैस सिलेंडर का मसला है की कीमत है, फिर आपको पेट्रोल की कीमत है, इन मुद्दों को लेकर के, और ख़ास करके किसान आंदोलन का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर दिए हुए हैं। राहुल गांधी, आप देखिए, रोज़ सवेरे सवेरे ये लोग बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं, नीतियों को टारगेट करते हैं और एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि
जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है देश तबाह और बर्बाद हो गया है। तो ये उनका नैरेटिव है, वो पूरी तरह से अधिकृत है, वो अपनी बातों को रखें, इस तरह के नैरेटिव को चलाएं। लेकिन इस तरह के नैरेटिव जनता किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है वो चुनाव के नतीजों से मालूम चलता है। और गोवा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गोवा में तो वहाँ कोई हिंदूवादी राजनीति होती नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में क्रिश्चियंस भी हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि ये जो तमाम, चाहे वो किसान का आंदोलन हो या आंदोलन जीवी हो, चाहे राहुल गांधी का रोज़ का एक एक जोक जो वो छोड़ते हैं वो, या फिर महंगाई के मुद्दे, इन सारे मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में अभी भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। बस ये बताता है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। ठीक 1 साल पहले देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आज वही तारीख है जब देशवासियों ने एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1 करोड़ 16 लाख लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 1,60,000 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, लेकिन 1 करोड़ 12 लाख लोगों को ठीक किया गया। इतना ही नहीं, भारत में अन्य देशों के मुकाबले मृत्यु दर काफी कम रहा और भारतीय कोरोना वैक्सीन ने सभी देशों से खूब तारीफें बटोरी। डॉक्टर साहब, आगे लोगों को कोरोना की लड़ाई कैसे जारी रखनी चाहिए? देखिए, लड़ाई तो जारी है और हिंदुस्तान बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहा है। और आज ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद कीजिए किस तरह से इस देश के अंदर भी प्रोपेगेंडा हो रहा था। यही वो वक्त है 1 साल पहले, न सिर्फ हम लोग ताली थाली और ये सारी चीज़ें हम लोग याद कर रहे हैं, लेफ्ट लिबरल कबाल उसका मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज 1 साल पूरे हुए हैं वो झूठ और अफवाह की खबरों, जो फेक न्यूज़ जो फैलाया जा रहा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग एक्सपर्ट्स लेकर आते थे, चाहे वो बरखा दत्त हो, इंडिया टुडे हो, नेटवर्क 18 हो, ये सारे लोग एक्सपर्ट्स लेकर के आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि अगले 3-4 महीनों में इस देश के अंदर 35 करोड़ लोग कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे और कम से कम 3 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। ये इस तरह का दहशत फैलाया जा रहा था और ये कह रहे थे कि भाई सरकार तो फेल हो गई। छाती पीटा जा रहा था कि भाई ये लोग पैदल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा है, इसमें हर किसी को दुख का सामना करना होता है, कष्ट उठाना होता है। लेकिन आज 1 साल पूरा हुआ है, पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लीडरशिप का परिचय दिया और उनकी आवाज़ पे पूरा देश खड़ा था। और आज स्थिति ये है कि हम सिर्फ अपने देश के लोगों की जान बचाने में सफल नहीं हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया में एक कह सकते हैं संजीवनी लेकर के लोगों की जान बचा रहे हैं। तो हिंदुस्तान एक वैक्सीन मंगवाने वाला, बहुत सारी तस्वीरें आप देखते होंगे कि जब भी हिंदुस्तान में पहले आपदा होती थी तो मदद आया करती थी। अब एक वैश्विक आपदा है, कोरोना का कहर है, और हिंदुस्तान एक डेवलप्ड कंट्री की तरह, एक लीडर की तरह पूरी दुनिया में संजीवनी बांट रहा है। तो ये फुल क्रेडिट ये जो सरकार है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त जो लोग जो सरकार चला रहे हैं, इन सब की तारीफ होनी चाहिए। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मनीष। धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।